वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और आज 21 जनवरी की करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं कुछ इस तरीके से है। हम देख सकते हैं कि पहला न्यूज आईआर से है। ट्रंप, जिसे आप डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं, बड़ा फेमस नाम है। अभी पोटस ट्रंप स्वर्ण इन अ पोटस हम चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। फिर हम सोशल वेलफेयर से रिलेटेड ये बातें कही जा रही है कि अलग से सीनियर सिटीजन्स के लिए एक मिनिस्ट्री बनना चाहिए। और तीसरा जो न्यूज है आपका कैपेक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैपेक्स होता क्या है, जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और यूसीजी के ड्राफ्ट रेगुलेशन और आईएमईसी और यूएस इंडिया रिलेशन के बीच में भी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। ये सेकेंड टाइम हुआ। 2020 में वो चुनाव हार गए थे। 2020 में से लेकर 2024 तक का जो शासन रहा जो बाइडेन साहब का रहा। जो बाइडेन है ना, जो कि अब अस्वस्थ हैं खास करके। अब जो बाइडेन के बाद जो है फिर से ट्रंप साहब सत्ता में आ चुके हैं। वो अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं। 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं जनवरी 20 एज ए आपका सही लिबरेशंस डे के तौर पर। क्योंकि आपको बता दूं कि जनवरी 20 जो है लिबरेशंस डे है अमेरिका में। अमेरिका डिक्लाइन इज ओवर एज चेंजेस विल कम टू वेरी क्विकली, ऐसा कहा गया। मंडे को वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। यानी कि ट्रंप साहब जो है दूसरी बार व्हाइट हाउस में शपथ ग्रहण उन्होंने लिया और शपथ ग्रहण के साथ उन्होंने कहा, शुरुआत में ही ई माइग्रेशन, टैरिफ और एनर्जी पर बहुत सारे अनाउंसमेंट भी किए। नए प्रेसिडेंट होने के नाते जो है बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां और उन्होंने डिक्लेयर किया नेशनल इमरजेंसी एट ए यूएसए मैक्सिको बॉर्डर, रीनेमिंग गल्फ मैक्सिको को रीनेमिंग की बात। और गल्फ ऑफ अमेरिका कहा, बोला कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के जगह पर इसका नाम होगा गल्फ ऑफ अमेरिका। नेशनल इमरजेंसी एट यूएस मैक्सिको बॉर्डर, रीनेमिंग उसका नाम दिया गया। आप कह सकते हो गल्फ ऑफ। और इसी प्रकार से यूएसए कह सकते हो कि टेक बैक टू पनामा कैनाल। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए थे। उन्होंने कहा कि कनाडा जो होगा 51th स्टेट ऑफ अमेरिका होना चाहिए। पनामा को लेकर, पनामा के कंट्रोल को लेकर कि ये कहा था उसने कि अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए पनामा कैनाल पर। और साथ में जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका यूएसए कहा। और ऐसे बहुत सारे वो बातें साथ में शपथ ग्रहण के साथ में उन्होंने ओनली 2 जेंडर मेल एंड फीमेल की बात कही। यानी ट्रांसजेंडर के बारे में जो चीजें थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट दैट देयर आर ओनली 2 जेंडर्स, मेल और फीमेल। एंड आई विल ऑल्सो एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी टू ट्राइंग टू सोशली इंजीनियर रेस जेंडर इनटू एवरी एस्पेक्ट। उनके अकॉर्डिंग जो है 2 ही प्रकार का जेंडर है, या तो मेल या फीमेल कह सकते हैं। ट्रांसजेंडर, इसका मतलब साफ साफ है कि ट्रांसजेंडर के प्रति जो है उनका कोई वो नहीं है, कह सकते हैं इस विषय पर। आपको बता दूं कि भारत की तरफ से मिस्टर ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे खास करके कहा कि मिस्टर ट्रंप फॉलो द मूवमेंट टू आफ्टरनून यूजिंग बोथ अ फैमिली बाइबल एंड वन यूज्ड टू प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन एट द 1861 इनॉग्रेशन टू चीफ जस्टिस ऑफ जॉन रॉबर्ट। और भी बहुत साथ में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इनमें पार्ट्स, प्रधानमंत्री के जगह पर नरेंद्र मोदी के जगह पर एस जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए थे। और ऐसे बहुत सारे बिलियनियर आप कह सकते हो जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान पहुंचे थे। उसमें से फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, टीम कुक, सुंदर पिचाई, ऐसे बड़े बड़े लोग जो है उस सेरेमनी में पहुंचे थे। यानी कि अब जो है 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आपका डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को हुआ था। 78 साल का उम्र है। क्वींस में हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के अंदर में। दूसरा न्यूज है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, सोशल से रिलेटेड है। सोशल यानी सामाजिक कल्याण मंत्रालय का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को अलाउ किया, एक पिटिशनर है
जिन्होंने कहा कि एक डेडिकेटेड अलग से एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए, मिनिस्ट्री फॉर द सीनियर सिटीजन देश के अंदर में। हालांकि इससे पहले जो मिनिस्ट्री थी वो सामाजिक कल्याण, सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत ये मिनिस्ट्री ये आती है सीनियर सिटीजन। लेकिन पेटिशनर का कहना है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल तरीके का मंत्रालय होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ सीनियर सिटीजन्स कंट्री के अंदर में, ताकि गवर्नमेंट से पहले जो है ये रिप्रेजेंट करे सीनियर सिटीजन का। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने के हेड बेंच ने उन्होंने इस बात पर गौर करते हुए कहा कि सीनियर सिटीजन एज को मद्देनजर रखते हुए यह बात उन्होंने कही। हालांकि आपको बता दूं कि एडवोकेट राहुल श्याम बादरी और गोपाल शंकराचार्यन द कोर्ट कैन नॉट बी इंटरवेन और डायरेक्ट टू क्रिएशन ऑफ एक्सक्लूसिव मिनिस्ट्री। उन्होंने कहा कि कोर्ट इस तरीके का एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन नहीं दे सकती है कि आप इस तरीके की मिनिस्ट्री बनाओ, यह कोर्ट के लिए सही नहीं होगा, एक तरीके के जुडिशियल का एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर करना होगा। तो उन्होंने कहा कि ये बातें जो है एक्सक्लूसिव मिनिस्ट्री बनाने का डिपार्टमेंट ने सारी जिम्मेदारी जो है खास करके एग्जीक्यूटिव का है। डिपार्टमेंट कैन केयर टेकर टू पॉलिसी, स्कीम, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ये सारा चीजें, पेंशन से लेकर एवरीथिंग। इंडियन एजिंग रिपोर्ट 2023 में केयरिंग एंड आवर एल्डर्स से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें कही गई। इसमें यह भी कहा कि वो 149 मिलियन पर्सन ऐसे हैं जो 60 वर्ष के उम्र और 2022 से में ऊपर हो जाएंगे। आर्टिकल 21 में भी राइट टू डिग्निफाई लाइफ की बात करता है। तो राइट टू डिग्निफाई लाइफ होने के नाते जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए, ऐसी बातें कही गई है। आर्टिकल 15 में भी डिस्क्रिमिनेशन की भी बात कही गई है कि सीनियर सिटीजन्स वर नीडेड टू सेम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन एनविजेस टू वीमेन एंड चिल्ड्रन, जो आर्टिकल 15 में है, सेम सीनियर सिटीजन्स के लिए भी होना चाहिए। तो ये बातें सही है, ठीक है, ये तो एग्जीक्यूटिव का मामला है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस पर तो आप काफी चर्चा होगी। दूसरा इकोनॉमी से रिलेटेड है, कैपेक्स आपका क्वांड्री से रिलेटेड आपका। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे की बात कही, टू पंप प्राइम द इकोनॉमिक रिकवरी। यानी मंत्रा के बेसिस के आधार पर कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग विल बी अ स्टोक डिमांड टू प्रोडक्ट्स सच एज सीमेंट, स्टील, जनरेटेड जॉब इन द कंस्ट्रक्शन टुगेदर ट्रिगर टू अ स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। कंडक्टिव तो कह सकते हो आप कि इसमें कैपेक्स जो है, कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक कैपिटल, जो ये कह रहा है कि भाई इकोनॉमी रिकवरी करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा पंप करना पड़ेगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा पंप करते हैं इससे बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे कि सीमेंट, स्टील, जिससे बहुत सारे जॉब भी जनरेट होगा, जिसके कारण से हमारी इकोनॉमी बूस्टअप होगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट किया 11.11 लाख करोड़ जो है कैपेक्स स्पेंड की बात कही है, जिससे 3.4% जीडीपी का 3.4% जो है वो 11.11 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात कही है। डेटा यह कहता है कि आने वाले 2 of this year first 3 quarter have a recorded notable sequence। फर्स्ट क्वार्टर में ये कहा गया है कि ये प्लान जो है ड्रॉप हुआ है मल्टीपल ईयर लो के बेसिस पर, प्रोजेक्ट पर। जाहिर सी बातें हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि भैया आप इन्वेस्टमेंट करो और इन्वेस्टमेंट के बेस के आधार पर ये बताओ कि किस तरीके से इकोनॉमी हमारी ग्रो होगी, यानी इन्वेस्टमेंट की बात है आपका, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक से अधिक पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे जॉब क्रिएशन हो या डिफरेंट सेक्टर की बात यहां पर कही जा रही। एक और है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिलेटेड, इसके बारे में भी चर्चा हो रही। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी जो ड्राफ्ट रेगुलेशन की बात कही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, खास करके जो वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, उस वाइस चांसलर के सिलेक्शन से रिलेटेड मामला है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मामला है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन बन सकता है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या हो सकता है, उसकी उम्र क्या हो सकती है, उसकी एक्सपीरियंस क्या हो सकती है, उसके बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कंसर्न किया है, डिमांड किया इस बात पर। यूजीसी जो है उन्होंने रेगुलेशन 2010 में अमेंडमेंट किया था सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इस एरिया में किसे सिलेक्शन होगा। अभी कहा जा रहा है जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस है, अंडर द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन अभी जो है, वाइस चांसलर कैन सेलेक्टेड ओनली फ्रॉम अमॉन्ग द एकेडमियन हु हैव
मिनिमम एक्सपीरियंस 10 साल, यानी कि वही वाइस चांसलर बन सकता है जो मिनिमम 10 साल तक प्रोफेसर रहा हो। यह बातें अभी कही गई है, लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू यूजीसी डिक्लेयर करेगा कि यह प्रोफेशन विथ 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी सेल ऑल्सो भी कंसिडर, यानी कहता है कि यह एक्सपीरियंस सिर्फ पढ़ाने या प्रोफेसर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह कहता है थ्रू दिस अमेंडमेंट के थ्रू कि यह प्रोफेशनल जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे इंडस्ट्री के अंदर में हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, पब्लिक पॉलिसी के अंदर में, उसको भी कंसीडर किया जाएगा। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 जो पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के लिए होगा, जो इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई थी। और इस एक्ट के थ्रू जो है इस पर प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग होगा, एग्जामिनेशन होगा, एक नया थॉट होगा, नई विचारधारा होगा, एजुकेशन को एक नए दिशा में ले जाने की बात कही गई थी। तो इसी चीज जो है इस पर इसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया जाए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ किया है, मानने से इंकार कर दिया। अब ये बात इससे रिलेटेड है आपका, और इसमें बहुत सारे कानून भी है, ये कानून आप कह सकते हैं। तो इसके साथ बहुत सारी बातें हैं आपका इसी के। तो अब सिंपली है बिल पास किया जाएगा, उस ले में बहुत सारी चेंजेस होगा, फाइनली जब आएगा उस पर हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच के संबंध का। आपको पता होगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सिल्क रोड के बारे में आप सभी जानते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो चाइना के द्वारा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। वैसे ही एक और है जो पूरे विश्व में चलाया जाए और विश्व के बड़े बड़े देशों ने उसको अप्रिशिएट किया है। एक तरीके से बेल्ट रोड इनिशिएटिव का काउंटर प्रोजेक्ट है जो भारत और अमेरिका के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के रिलेशंस और भी मजबूत हो जा रहे हैं। 1990 के बाद जो है ये और भी बेहतर होने की कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत बना रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक एग्रीमेंट है, एक ऐसा एग्रीमेंट, एक अपॉर्चुनिटी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो मल्टीलेटरल पार्टनरशिप होगा, खास करके भारत और अमेरिका के बीच के संबंध और भी मजबूत होंगे इससे ये आपको बता दो। और चाइना के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि चाइना के हमेशा खिलाफ रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, भारत के साथ उनका संबंध भी ठीक ठाक अच्छा ही रहता है। तो इसके आप कह सकते हैं दोनों मिलकर तो भारत का और अमेरिका का संबंध और भी बेहतर होगा। कॉरिडोर जो है बहुत सारे रूट तैयार कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन रूट हुआ, रेलवे हुआ, शिपिंग हुआ, मैरीटाइम्स हुआ, है ना, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन पाइपलाइन, डिजिटल कम्युनिकेशन केबल, ये सब कुछ इस रूट के तहत जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ना, उसी के तर्ज पर बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तर्ज पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी भारत अमेरिका ये सब मिलकर बना रहा है और मिडिल ईस्ट और यूरोप को भी इससे जोड़ा जा रहा है। तो इसमें सारे रूट होगा आपका। ये गोल है खास करके ट्रेड की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा। साथ साथ में अब इसके देश के साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं, ये देश के साथ जुड़ रहे हैं, इंडिया हुआ, यूएसए हुआ, यूनाइटेड अरब इमिरात हुआ, सऊदी अरबिया हुआ, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, यूरोप हुआ, ये सभी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसके साथ जुड़ रहे हैं। आईएमईसी को सपोर्ट करने वाला अमेरिका और भारत खास करके सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। बीआरआई का ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है एक तरीके के चाइना के रोड इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का काउंटर आप इसे मान सकते हैं। क्या है, काउंटर मान सकते हैं। बहुत सारे कंट्री खास करके ग्रीस, इटली ने अपने आप को दिखाया है कि आईएमईसी एक बहुत बढ़िया पहल है, कह सकते। यूएई और सऊदी अरबिया ने अप्रिशिएट किया है आईएमईसी को, कि कहा कि आगे आने वाले कल में ये वेस्ट और बाकी के देशों के साथ रिलेशन बहुत ही बेहतर होगा एक तरीके का। साथ में इस बेसिस पर यह भी कहा है कि जिस प्रकार से सुएज कैनाल जो है एक तरीके का, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार एक प्रोजेक्ट भारत और अमेरिका की और भी मजबूत करेगा उसके संबंधों का। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। तो बेहतर होगा इस चैनल पर बने रहें, और बाकी आपका काम है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसलिए सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को आप शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।